Okay, so far what we have studied is Article 1 to 4, है ना? Article 1 to 4 कवर हो गया हमारा, राइट राइट। मतलब हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। पार्ट 1 डील्स विथ यूनियन एंड टेरिटरीज, राइट। सो अब हमें पढ़ना है पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है? व्हाट इज पार्ट 2? सिटीजनशिप। ओके, so let us discuss about citizenship in a little detail now, ठीक है? तो सिटीजनशिप के आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है? 5 से 11 तक में भी दो पार्ट्स है। एक जिससे सिटीजनशिप मिलेगी, सिटीजनशिप गेन, यू कैन गेन द इंडियन सिटीजनशिप, और एक जिससे सिटीजनशिप लूज होगी। ठीक है, सो ये दो पार्ट्स है इसमें 5 to 11 के बीच में। एक तो हो गया ये पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग आर्टिकल 5 से 11 तक देखेंगे। इसमें एक और आता है जिसको कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है ना? तो आज हमें पूरा डिस्कशन इस सिटीजनशिप के ऊपर करना है। सो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। जो एक है आर्टिकल 5 से 11 तक, और एक है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को। अब ऐसे दो पार्ट्स में क्यों पढ़ना है? नॉर्मली जैसे हमने पार्ट 1 पढ़ा था तो उसमें आर्टिकल 1 से 4 पढ़ा, खत्म हो गया, उसमें अलग से कोई एक्ट वैक्ट नहीं पढ़ना पड़ा। इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें दिक्कत ये थी कि हमने अपनी सोच जो है बहुत ही लिमिटेड रखी थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। बाकी सारी चीजें अच्छे थे, सिर्फ सिटीजनशिप को लेकर जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है इनका दिमाग थोड़ा सा कम काम किया। क्यों ऐसा? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन लोगों ने सिर्फ इस पॉइंट की ध्यान में रखा, इस पॉइंट को ध्यान में रखा कि 26 जनवरी या 26 जनवरी 1950 के दिन पे किसको हमें इंडियन कहना है और किसको हमें इंडियन नहीं कहना है। इसका मतलब आर्टिकल 5 से 11 तक हम सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट विच आर द कंडीशंस बाय विच अ पर्सन कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप एंड बी कॉल्ड एज इंडियन सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई जो है 3 जुलाई 1988 में इंडिया आए, ठीक है, और वो जो है इंडियन सिटीजनशिप की डिमांड करे कि मेरे को भी इंडियन सिटीजन बनना है। अब ये इंसान तो 26 जनवरी 1950 के दिन इंडिया में था नहीं, तब इसको हम लोग इंडियन सिटीजनशिप से मना कर सकते हैं क्या? ऑब्वियस सी बात है, देर आर कंडीशंस इन विच वी कैन से नो, बट देर शुड बी सम प्रोविजन ना कि अगर कोई इंडियन सिटीजनशिप चाहता है तो हम उसे दे सके। तो ये सारे प्रोविजन 5 से 11 के अंदर नहीं थे। We did not have any kind of provision कि if a person wants to acquire Indian citizenship later on after India got independence or after the Republic Day, we had no provisions regarding that. So इसीलिए ये करीब करीब 5 साल बाद इनके दिमाग में आया कि हमें ऐसे कोई प्रोविजंस बनाने चाहिए कि अगर कोई सिटीजन बनना चाहेगा बाद में तो उसे भी हम लोग जो है किस तरीके से सिटीजनशिप दे सकते हैं। प्लस एक और प्रॉब्लम भी तो है। अब लेट्स से कि 1950 में जिनकी शादियां हो चुकी थी उनके बच्चे उसी टाइम पे पैदा हुए तो ठीक है, चलो वो तो अग्रीड है, वो 26 जनवरी के दिन इंडिया में था इसलिए वो इंडियन सिटीजन है। लेट्स से ठीक है, किसी का बच्चा जो है 1980 में पैदा होता है, किसी का बच्चा, ठीक है, ये दोनों 1950 मतलब 26 जनवरी 1950 के टाइम से ही ये इसके जो पेरेंट्स है 1980 में जो बॉर्न हुआ है, इसके पेरेंट्स 26 जनवरी के दिन वो ऑलरेडी इंडियन थे, ठीक है, लेकिन इनका जो बच्चा है ये 1980 में पैदा हो रहा है, लेट्स से 30 साल बाद पैदा हुआ। अब ये तो 26 जनवरी के दिन था नहीं ना,
तो हमारे पास 5 से लेकर 11 में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जहां पे हम लोग इस बच्चे को इंडियन सिटीजन कह सके, ठीक है ना, जो 1980 में बॉर्न हो रहा है, ठीक है। इसीलिए आप अपने दिमाग के अंदर ब्रॉड आइडिया ये रखो, when we talk about article 5 to 11 we are basically talking about who are Indians on the eve of 26 January 1950, ठीक है, and who shall not be considered as Indian on 26 January 1950. This is there in article 5 to 11. Now anyone who wants to acquire citizenship later on, what are the provisions, what are the ways by which he can do so? We will be studying this in Citizenship Act of 1955. अब इसमें भी समय के साथ साथ और अमेंडमेंट्स आए, उन अमेंडमेंट्स के साथ इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज आए, वो सब हमें पढ़ना है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग 5 to 11 इज ऑल अबाउट 26 जनवरी 1950 कि इस दिन कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है, ठीक है। लेटर ऑन anything related to citizenship, if anyone wants to give up the Indian citizenship or someone wants to acquire Indian citizenship, all this provision after 26 January 1950 is covered in Citizenship Act of 1955. ये ब्रॉड वे में ये दोनों चीजें क्लियर है? ओके चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं 5 से 11 तक। 5 से 11 तक काफी इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़ सकते हो। सो अभी हम लोग लक्ष्मीकांत जी को याद करते हैं, हमारे सबसे प्यारे इंसान है वो, क्वालिटी उन्हीं के वजह से स्ट्रॉन्ग है। So we are studying about, according to constitution the following 4 categories of person shall become the citizen of India on its commencement. commencement मतलब जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, तो 26 जनवरी 1950। सो अभी ये जो 1 2 3 4 दिख रहा है, ये है हमारा आर्टिकल 5, ये हमारा आर्टिकल 6, ये होगा हमारा आर्टिकल 7, इसके नीचे होगा हमारा आर्टिकल 8। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स देख रहे हो, ये सब हमारे आर्टिकल्स के बेसिस पे ही है। सो हमारा आर्टिकल 5 क्या कहता है? What does our Article 5 say? So Article 5 says that a person who has domicile in India and also fulfilled one of the 3 conditions, ठीक है, इंडिया का डोमिसाइल है, ठीक है, इंडिया का डोमिसाइल मतलब उस जगह में मिनिमम 6 मंथ से रह रहा है, ठीक है। सो अ पर्सन हु स्टेज इन अ प्लेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, 6 और मोर देन 6 मंथ्स इज कंसिडर्ड टू बी अ डोमिसाइल ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। जैसे आपने भी कभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया होगा, तो सर्टिफिकेट में क्या होता है, ये प्रूफ करना होता है कि मैं इस जगह पे इस एड्रेस पे 6 महीने से ज्यादा रहा हूँ, ये होता है डोमिसाइल। सो पर्सन हु हैज बीन अ डोमिसाइल ऑफ इंडिया एंड हैज फुलफिल एनी वन ऑफ द 3 कंडीशंस। क्या 3 कंडीशन थे? इफ ही वाज बोर्न इन इंडिया, ठीक है, और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, ठीक है, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया मतलब मम्मी या पापा में से कोई एक, और if he has been ordinarily a resident in India for 5 years immediately before the commencement of the constitution can become a citizen of India. So 26 जनवरी या 26 जनवरी 1950 के दिन किसको हम बोलेंगे कि इंडियन सिटीजन है? या तो वो इंडिया में बॉर्न हुआ हो, ठीक है, या तो उसके दोनों में से कोई एक पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए हो, ठीक है। सो इन दोनों केस में तो इंडियन कहलाएगा 26 जनवरी के दिन। अगर ये दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है, तो देर आर एंग्लो इंडियंस ऑल्सो, जिसके दोनों पेरेंट भी फॉरेनर है और वो भी बॉर्न आउटसाइड इंडिया ही हुआ था, बट उसको इंडिया का कल्चर इतना पसंद आया कि 26 जनवरी के दिन पे वो कहता है कि मेरे को इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। तो उसके लिए है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, वो इंडिया में 5 साल पहले से रह रहा है, ठीक है। फ्रॉम व्हाट डेट? फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 जनवरी 1950। इसका मतलब अगर वो 26 जनवरी 1945 से इंडिया में कंटिन्यूअसली रहा हो, तो फिर वो इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ तो भी चलेगा, उसके पेरेंट भी इंडियन नहीं हुए तो भी चलेंगे, ठीक है। वो मिनिमम 5 इयर्स तक कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगर इंडिया में रहा है तो उसको 26 जनवरी के दिन इंडियन सिटीजन माना जाएगा। सो आर्टिकल 5 टॉक्स अबाउट who shall be considered as Indians on the day of 26 January 1950. Clear है? And it can be considered in 3 ways. ठीक है, डोमिसाइल इन इंडिया, 6 महीने से तो मिनिमम रहा ही हो, और वो इंडिया में बॉर्न हो, या तो उसके दोनों में से कोई एक पेरेंट इंडिया में बॉर्न हो, या तो ये दोनों हटाओ
मिनिमम 5 इयर्स वो इंडिया में बिता रहा हो, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले मिनिमम 5 इयर्स वो इंडिया में बिता रहा हो। ये है हमारा आर्टिकल 5। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन आर्टिकल 5? ओके ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या है? अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया में वो आया है कहां से? पाकिस्तान से। बिकेम एन इंडियन सिटीजन इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ईदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स भी दे दिया, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, ठीक है ना, कंडीशन क्या है? यहाँ पे तो ये डोमिसाइल था, फर्स्ट में तो ये डोमिसाइल इन इंडिया था, मतलब वो रहे ही इंडिया में रहा था। यहाँ पे जब हम इंडिया कह रहे हैं तो पार्टीशन के बाद वाले इंडिया की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट इंडिया जो कि पार्टीशन के बाद बना हुआ था। तो डोमिसाइल इन इंडिया मतलब ये इंसान तो इंडिया में ही रह रहा था। यहाँ पे माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान से कोई इंडिया आया है। कैन बिकम ए इंडियन ऑन व्हाट बेसिस? इफ ईदर इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है, और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वेर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब पार्टीशन से पहले के इंडिया में अगर या तो वो बॉर्न हो, या तो उसके दोनों में से कोई एक पेरेंट बॉर्न हो, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट भी। अब ग्रैंड पेरेंट तो 4 होते हैं ना, मम्मी के साइड के 2, पापा के साइड के 2। तो इतना तक दे दिया कि अगर आपके कोई ग्रैंड पेरेंट भी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हो, बांग्लादेश वाले साइड से या पाकिस्तान वाले साइड से, ठीक है। सो इन 3 कैटेगरी के लोगों को आगे के दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करने पड़ेगी, ठीक है। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं, या तो खुद बॉर्न हो, या तो उसके ईदर ऑफ पेरेंट बॉर्न हो, या तो उसके ईदर ऑफ द 4 ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी एक बॉर्न हो। कहाँ पे? अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है, मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान इंक्लूडेड। तो एंड ऑल्सो फुलफिल्ड वन ऑफ द 2 कंडीशन। पहला, इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948, ठीक है। पहला कंडीशन क्या? कि ये इंसान जो है 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आ गया ना। अब टाइमलाइन देखो, टाइमलाइन ये है 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। मतलब लोगों को क्लियर है कि पाकिस्तान कौन सा है, इंडिया कौन सा है, ठीक है ना। तो लोगों को ये काफी हद तक क्लियर था। सो दिस इज इंडिया एंड दिस इज पाकिस्तान, ठीक है। नाउ अ पर्सन हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ठीक है। अब वो वहां पे 14 अगस्त 1947 से रह रहा था, ठीक है, 14 अगस्त 1947 से वहां पे ही रह रहा था। और वो इंडिया में 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है। बिफोर दिस डेट ही हैज कम टू इंडिया। तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में उसको इजीली जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। ही हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया सिंस द डे ऑफ हिज माइग्रेशन और इन केस ही माइग्रेट, ठीक है। तो अभी ये जो है, ये सब हम लोग बात कब कर रहे हैं? व्हेन आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? वी आर टॉकिंग ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। मतलब क्या? मतलब ये 14 अगस्त 1947 में कराची में था। मान लो कराची में इसका बिजनेस था, बिजनेसमैन है, वो वहां पे बिजनेस कर रहा था। उसने सोचा पार्टीशन से मेरा क्या जाएगा, मैं इधर ही रह जाता हूँ, मेरा बिजनेस मस्त चल रहा है। एक बिजनेसमैन तो वही सोचेगा, मैं जहाँ का हूँ वहां के लोग मुझे जानते हैं, मैं इधर ही रह जाता हूँ, ठीक है। बट लेट्स से कि इसके ऊपर काफी अत्याचार हुआ वहां पे, तो इसने बोला नहीं नहीं, मैं जाता हूँ इंडिया, वहीं पे जाके रहूंगा। सो ये जो है 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आ चुका था। दिस पर्सन हैज कम टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948, ठीक है ना। इससे पहले इंडिया आ गया है और इस डेट तक वो इंडिया में ही रह रहा था। 19 जुलाई 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक वो इंडिया में ही था, ठीक है। तो इस इंसान को बाय डिफॉल्ट सिटीजनशिप दे दी जाएगी, इसको कुछ नहीं करना। दिस पर्सन विल बी डायरेक्टली गिवन इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा? ये तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है हो सकता है? वो 1947 के इस तारीख से लेकर पाकिस्तान में रह रहा था और इंडिया वो आया इस डेट के बाद, मतलब आफ्टर 19 जुलाई 1948, इस डेट के बाद आया वो। ये कट ऑफ डेट जो है दोनों कंट्री ने दे दिया था कि भाई इंडिया से भी कोई आना चाहता है पाकिस्तान में तो आ जाना, आपको सिटीजनशिप दे देंगे।
इंडिया ने भी कहा था आप इस डेट से पहले अगर आ जाओगे तो इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये कट ऑफ डेट के बारे में लोगों को पता था, ऐसा नहीं कि बाद में बताया। सो पीपल न्यू अबाउट दिस। सो दोज हु चूज नॉट टू कम इवन आफ्टर टेलिंग देम नॉट टू कम, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले, दे हैड कम लेटर ऑन, वो बाद में आए थे। मान लो कि 20 जुलाई को ही आए थे। अब उनके लिए क्या कंडीशन है? फॉर देम व्हाट इज द कंडीशन? सो और इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया, or in case he migrated to India on or after July 1948, he had been registered as a citizen of India. ठीक है, but a person could be so registered only he have been resident in India for 6 months preceding the date of his application of registration. मतलब क्या, ये आया है अब मान लो कि 20 जुलाई को, अब इस इंसान को बाय डिफॉल्ट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, अब इस इंसान को करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। अब इसको रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना पड़ेगा, है ना, अपना फोटो चिपकाएगा, अपना नाम वाम लिखेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म उसको सिर्फ तब दिया जाएगा अगर वो मिनिमम 6 महीने इंडिया में बिता रहा हो। तो अगर वो फॉर्म मांगता है और ये देखा गया है तो 3 महीने से इंडिया में, तो उसको ये फॉर्म ही नहीं दिया जाएगा। मतलब 19 जुलाई 1947 से अगर आप पहले आ जाओ तो आप बस इंडिया में आ जाओ, आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। नो रजिस्ट्रेशन, नथिंग, आपको सिटीजनशिप डायरेक्ट हाथ में दे दी जाएगी। ठीक है, अगर आप बाद में आए तो भी आपको इंडियन बोल आ जाएगा, लेकिन आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको तब मिलेगा जब आप 6 महीने तक इंडिया में रह रहे होंगे। समझ में आ रही बात? ये है 2 कंडीशंस। क्लियर है क्या? सो इसमें से इतना सारा डिस्कशन हमने किया, इसमें से हमें याद क्या रखना है? व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर, वी जस्ट नीड टू रिमेम्बर कि आर्टिकल 6 डील्स विथ कि a person who migrated to India from Pakistan can become Indian citizen. So आर्टिकल 6 का की वर्ड क्या दिमाग में रखना है? माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल 5 में क्या था? पर्सन और डोमिसाइल ऑफ इंडिया, ये कीवर्ड था। 6 में क्या है? पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से इंडिया है, ये है कीवर्ड। अंदर के डिटेल्स दिमाग में रहे तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन से पता चल जाता है। ठीक है, आप ऑप्शन से कर सकते हो, ये कीवर्ड दिमाग में रखना। आर्टिकल 5 में डोमिसाइल ऑफ इंडिया ही था, आर्टिकल 6 में वो पाकिस्तान से इंडिया आया था, आर्टिकल 7 में इंडिया से पाकिस्तान जाएगा। आर्टिकल 7 का कीवर्ड क्या है? माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, और फिर लौट के बुद्धू घर को आए, और फिर बाद में कभी वो वापस पाकिस्तान से इंडिया आ गया था। ठीक है ना? सो थर्ड मतलब आर्टिकल 7, व्हाट इज आर्टिकल 7? आर्टिकल 7 इज माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना, ये है इसका कीवर्ड, टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947। इस टाइम तक इंडिपेंडेंस हुआ था क्या? 1 मार्च 1947 इंडिपेंडेंस हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना? ओके, सो इसका मतलब 1 मार्च 1947, ठीक है, इसके बाद अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान गया था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तो अनडिवाइडेड है, उसको क्या पता था? ठीक है, इस टाइम पे इंडिया जो है अनडिवाइडेड था, कराची भी अपने इंडिया में ही आता था, तो वो वहां पे गया था कि मेरे को नया बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है ना? इसके बीच में क्या है कि 3 जून माउंट बैटल ने पार्टीशन डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया और पाकिस्तान अब अलग अलग हुए। ठीक है ना? दिस वाज डिक्लेयर्ड ऑन 3 जून 1947। अब इस बेचारी की क्या गलती है? ये तो इंडिया से वहां पे बिजनेस करने गया था 1 मार्च 1947 के बाद। अब हो गया पार्टीशन। अब पार्टीशन के बाद अगर ये फिर भी आर्टिकल 6 के तहत 19 जुलाई 1947 1948 से पहले आ जाता, तो क्या है कि उसको डायरेक्ट इंडियन सिटीजनशिप दे देते। ठीक है ना? उसको हम लोग डायरेक्ट दे देते हैं। बट लेट्स से कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, आर्टिकल 6 के हिसाब से 2 जो कंडीशन से फुलफिल नहीं हो रहे। ये इंसान जो है 1953 में इंडिया आया, 47 में तो गया ही था, तो वहां पे बिजनेस अच्छा खासा सेट कर लिया था, लेकिन बाद में उसको पता नहीं क्या हुआ, 1953 में आके बोलता है कि मेरे को इंडिया में ही रहना है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट बोली कि ठीक है, तुम गए कब थे? वो बोलता मार्च 1 1947 के बाद गया था। तो ठीक है, अब अगर आपको इंडियन बनना है
वो अगर कभी भी आए इंडिया में, 1953 में आए, 58 में आए, 59 में आए, वो 1 मार्च 1947 से पहले तक इंडिया में था ना, 1 मार्च के बाद माइग्रेट किया था, एंड देन अगेन ही लेटर केम बैक। तो ऐसे इंसान को हम बोलेंगे कि जो हमने यहाँ पे सेकंड क्लॉज किया था, जुलाई 1948 के बाद जो आया उसके लिए जो सेकंड क्लॉज था कि he has to stay in India for the next 6 months, then he can apply for the registration form। इसके साथ वही होगा। Person who migrated from India to Pakistan later on came back to India has to stay in India for 6 months before making an application। एप्लीकेशन के बाद उसको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इसका मतलब ये जो 6 का सेकंड केस था और जो 7 था, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। A person who has come after 19 July 1948 has to basically fill a form. To fill that form, he has to stay in India for 6 months. That's it। ठीक है ना? कोई डाउट यहां तक? ओके। सो अभी हम लोग समराइज करते कि अब तक क्या पढ़ा। हमने आर्टिकल 5 पढ़ा, ठीक है, जिसमें बस डोमिसाइल इन इंडिया रहो, ठीक है, या तो आप बॉर्न हो या तो आपके दोनों में से कोई एक पेरेंट बॉर्न हो, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। आर्टिकल 6 क्या था? आर्टिकल 6 इज माइग्रेशन टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, नहीं सॉरी, माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ठीक है, इसके लिए 2 क्लॉजेस देखे थे हमने। पहला क्लॉज था इफ दैट पर्सन कम्स बैक बिफोर 19 जुलाई 1948, ठीक है, सो डायरेक्टली सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है, अगर आफ्टर, ऑन और आफ्टर, ठीक है, ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो फिर registration required, and to get the application or registration form 6 months in India required। ये 2 कंडीशंस है। क्लियर है? ओके। फिर हमने आर्टिकल 7 देखा। आर्टिकल 7 में हमने ये देखा, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया एंड लेटर बैक टू इंडिया। ठीक है, तो इसका ईयर क्या था? इफ दैट पर्सन हैज माइग्रेटेड आफ्टर 1 मार्च 1947, जब तक इंडियन इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था। ठीक है, सो आफ्टर 1 मार्च 1947 अगर वो गया होगा, देन कैन बिकम सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलने के लिए 6 months in India required। Any doubts? ओके, यहां तक बैठ गया दिमाग में? अब आर्टिकल 8। अब आर्टिकल 8 किसके लिए है? अब देखो, बहुत सारे इंडियंस को इंडिया से बाहर भेज दिया गया था, जैसे श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में जो है टी प्लांटेशंस के लिए भेज दिया था। उसके बाद फिजी में, ठीक है, फिजी एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां पे क्या है कि गोल्ड सिल्वर डायमंड ये सब का बहुत वो होता था। ठीक है, ये रिसोर्सेज ज्यादा थे, उसको हार्नेस करने के लिए इंडियंस को भेजा था। ठीक है ना, तो फिजी हो गया, उसके बाद मॉरिशियस हो गया। ठीक है, तो इन सारे कंट्रीज में इंडियंस को भेज दिए गए थे। ठीक है, और ये जनरली जो है ये यूपी के, बिहार के, ठीक है ना, उसके बाद कुछ लोग जो है बंगाल के, ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोग, ठीक है, टी प्लांटेशन में उनका वो अच्छा था। सो ये सारे लोगों को इंडिया से बाहर भेज दिया था, ये बता के कि आपका वहां पे बहुत विकास होगा।
ठीक है, तो विकास वगैरह तो कुछ हुआ नहीं, अब वो लोग वहां पे फंस गए। ठीक है ना, अब वहां पे ही उनके बच्चे हुए, वहीं पे जो है उनमें से कुछ लोग मर गए, और ऐसे सारा चीज हुआ। तो मोर और लेस अब क्या है कि इन 3 कंट्रीज में, इन 3 नहीं वैसे तो और भी कंट्रीज है, बहुत सारे और भी अफ्रीकन कंट्रीज में इंडियंस को भेजा गया था। इन कंट्रीज में, ठीक है, मतलब फिलहाल के लिए मानो कि फॉरेन लैंड में, आर्टिकल 8 डील्स विद फॉरेन लैंड, ओवरसीज लैंड। सो इन फॉरेन लैंड में अगर कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा है, इंडियन ओरिजिन मतलब उसके या तो वो खुद, या तो उसके पेरेंट, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट, इनमें से अगर कोई इंडियन ओरिजिन का निकला, तो फिर उनको फिर से इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है। अब ये तो इंसान मान लो फिजी में रह रहा है, तो वो अब फिजी का सिटीजन है, ठीक है, लेकिन जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है, और वो इंसान बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को अब वापस से लौट कर घर को जाना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू अगेन गो बैक टू बिहार, आई वॉन्ट टू अगेन गो बैक टू उत्तराखंड, और आई वॉन्ट टू गो टू यूपी, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू बिकम इंडियन सिटीजन, तो ऐसा पॉसिबल है क्या। सो आर्टिकल 8 ये कहता है कि ये जो भी कंट्रीज है उसमें इंडिया की एम्बेसी होगी ना, इंडिया की एम्बेसी मतलब जहां पे उन कंट्री के लोगों को इंडिया में आने के लिए वीजा लगता होगा। तो जैसे अगर मेरे को अगर यहाँ से यूएस जाना है, तो यूएस की एम्बेसी इंडिया में बैठी है, मुझे यहाँ से उस एम्बेसी में जाकर वीजा निकालना पड़ेगा। वीजा इज नथिंग बट परमिशन टू विजिट दैट कंट्री। सिमिलरली उन कंट्रीज में भी इंडिया की एम्बेसी बैठती है, ठीक है ना। सो ये श्रीलंका हो गया, फिजी हो गया, मॉरिशस हो गया, यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है, इन ओवरसी लोगों को जाकर वहां पे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। सो पर्सन इन फिजी who is not a Indian now, he is a citizen of Fiji, wants to get the Indian citizenship. So he has to go to the embassy of India in that particular country and get a registration form filled over there. फिर वहां की एम्बेसी उसको इंडियन गवर्नमेंट को भेजेगी, इंडियन गवर्नमेंट उसको अप्रूव करके फिर वो इंसान उस कंट्री से इंडिया में आके सिटीजन बन जाएगा। समझ में आ रही बात। तो आर्टिकल 8 ओवरसी सिटीजन के लिए है, those who have lost their citizenship because they are now born in that particular country, ठीक है, now they want to come back to India, so इसके प्रोविजंस जो है आर्टिकल 8 में दिए हुए। सो आर्टिकल 8 क्या है। सो आर्टिकल 8 हमारा ये कहता है, अ पर्सन हु और एनी हुज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स was born in undivided India who is ordinarily residing outside India, मतलब ओवरसीज हो गया, shall become an Indian citizen if he has been registered as a citizen of India by diplomatic or consular representative of India। डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव मतलब वही एम्बेसी इन द कंट्री ऑफ हिज रेसिडेंस, जिस कंट्री में वो है वहां पे जाकर अगर उसने अपने आप को रजिस्टर करवाया वहां की एम्बेसी में, ठीक है, देन ही कैन बिकम अ इंडियन सिटीजन, ठीक है, वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो 1940 ये 26 जनवरी 1950 से पहले उसने या तो रजिस्टर करवाया हो या बाद में करवाया हो, फर्क नहीं पड़ता। डज दिस प्रोविजन कवर्स ओवरसी इंडियन सिटीजन हु मे वांट टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है ना। सो अभी अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 5, सो इसमें क्या है, डोमिसाइल ऑफ इंडिया, ठीक है, डोमिसाइल ऑफ इंडिया वाले लोग कवर्ड है। अरे ऐसे कैसे पता लगाएगी, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होगा ना। अभी जैसे सीए हुआ था, ठीक है, सीए से पहले आपने सुना होगा एनआरसी हुआ था। सो एनआरसी में ये प्रूफ करना था कि आप इंडिया में, मान लो कि कोई ऐसे बांग्लादेशी इंडिया में आए हो, ठीक है, जो कि 31 मार्च 1971 से पहले इंडिया में आए थे, ये प्रूफ करना था उनको। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या लगेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए जिससे ये प्रूफ हो जाए कि उनके एंसेस्टर्स इंडिया के थे, ठीक है, कागज दिखाना पड़ेगा। सो आर्टिकल 5 टॉक्स अबाउट डोमिसाइल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 6 टॉक्स अबाउट माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल 7 talks about migration to Pakistan from India and later back. And Article 8
talks about overseas citizens, those who want to acquire Indian citizenship. So far clear? अभी तक हमने देखा कि अगर किसी को 1950 के 26 जनवरी के दिन इंडियन सिटीजन चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो कौन से 4 प्रोविजंस है। अब हम देखेंगे कि किसी के सिटीजनशिप को कैसे छीन सकते हैं। हाउ कैन वी टेक द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन। ठीक है, उसके लिए हमारा आर्टिकल 9 है। ठीक है, सो आर्टिकल 9 टॉक्स अबाउट no person shall be a citizen of India or deemed to be a citizen of India if he has voluntarily acquired citizenship of a foreign country. अगर किसी ने फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर किया होगा, वो भी वॉलंटरीली। अब वॉलंटरी में जो है बहुत सारे क्लॉजेस लगते हैं। वो नशे में नहीं था, ठीक है, वो साउंड माइंड का था, पागल नहीं था। ठीक है, अगर लेट से कि वो नशे में नहीं था, ठीक है, किसी का दबाव नहीं था, ठीक है, वो पागल इंसान नहीं था, ठीक है, फिर भी उसने दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लिया है, तो ये बोला जाएगा कि उसने वॉलंटरीली एक्वायर किया है। ठीक है, अगर उसने ये प्रूफ कर दिया कि उस टाइम पे मैं नशे में था, नशे में साइन कर दिया, उस टाइम पे जो है मेरा ब्रेन के कुछ वायरिंग इधर उधर हो रखी थी, मैं पागल हो रखा था, तो मैंने साइन कर दिया, अगर वो प्रूफ कर दिया तो फिर उसकी सिटीजनशिप नहीं जाएगी। अदरवाइज ये माना जाएगा कि आपने जानबूझ के दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लिया है। और हमारा कंट्री क्या फॉलो करता है, सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है ना। हमारे कंट्री में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो बिकॉज ऑफ विच इफ यू हैव एक्वायर्ड अ सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री, तो सिंगल सिटीजनशिप के तहत आपके पास 2 सिटीजनशिप नहीं हो सकती, तो दैट इज वाई आपका इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। यूएस में कोई दिक्कत है क्या, नहीं, यूएस वाले तो डुअल सिटीजनशिप रख सकते हैं, वो यूएस का भी रख सकते हैं, इंडिया का भी रख सकते हैं, तो यूएस वाले को कोई दिक्कत नहीं है, बट इंडिया को दिक्कत है। तो अगर आपने कोई दूसरे कंट्री का ले लिया तो बाय डिफॉल्ट इंडिया का चले जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार इज अ कैनेडियन सिटीजन, तो इसके वजह से उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो क्या ऐसा इंसान इंडिया में रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, पासपोर्ट वीजा बनवाओ, आ जाओ इंडिया में, क्या दिक्कत है। बट उसको राइट्स नहीं मिलेंगे, राइट टू वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं कर सकते हमारे अक्षय कुमार, है ना, इलेक्शंस के टाइम पे। ठीक है, फिर कुछ कुछ प्रोविजंस जो फॉरेनर्स को मिलते हैं वो मिलेंगे, जो सिर्फ इंडियंस को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, वो वाले नहीं मिलेंगे। दोज फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन ओनली टू इंडियन सिटीजनशिप, ओनली इंडियंस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू हिम। ठीक है ना। सो इसीलिए आर्टिकल 9 के तहत आपकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है अगर आपने किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया हो। वीजा को एक्सटेंड करते रहो ना, वीजा कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन। मतलब क्या, ये है हमारा आर्टिकल 10। ये अच्छा आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्या कहता है, देखो हमारे आर्टिकल्स के अंतर्गत बहुत बार चेंजेस होते रहते हैं, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आर्टिकल 368 है, विच कैन बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है ना। पहले बोला कि अगर आप 26 जनवरी से 1950 के 26 जनवरी 1950 से अगर आप इंडियन पेरेंट्स में से दोनों में से कोई भी एक अगर इंडियन हो, ठीक है, अच्छा नहीं नहीं, पहला क्या था, बर्थ, लेट से 26 जनवरी से लेकर, ठीक है, 1987 तक ऐसा प्रोविजन था कि अगर इंडिया के धरती पे आप बॉर्न हुए, भले ही आपके पेरेंट दोनों ही फॉरेनर हो, अगर आप इंडिया के धरती पे बॉर्न हुए, ठीक है, बाय बर्थ यू शैल बी टर्म्ड एज इंडियन। ऐसा कहाँ था। उसके बाद 1987 से ऐसा लॉ किया कि दोनों में से कोई एक पेरेंट इंडियन होने चाहिए। आप इंडिया में बॉर्न हुए हो और दोनों में से कोई एक पेरेंट इंडियन हो, ठीक है ना, तब जाकर आपको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। फिर 2004 में ऐसा प्रोविजन कर दिया कि आपके दोनों पेरेंट इंडियन होने चाहिए, तब आप इंडियन कहलाओगे। मेरी बात समझ में। सो अब आप उस इंसान की चिंता करो जो इंसान 1987 से पहले इंडिया में बॉर्न हुआ है और उसके दोनों पेरेंट्स फॉरेनर थे, और वो क्योंकि इंडिया में बॉर्न हुआ था उसको इंडियन सिटीजन बोल रहे हैं। अब अभी इस करेंट सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो कि 1950 से लेकर 87 के बीच में बॉर्न है। लेट्स से अ पर्सन इज बॉर्न इन 1977, केस स्टडी, अ पर्सन इज बॉर्न इन 1977, हिज पेरेंट्स आर नॉट इंडियंस, ये दोनों जो है फॉरेनर है,
लेकिन वो उसका जन्म इंडिया में हुआ है, तो इंडिया में जन्म हुआ है तो इसको हम लोग इंडियन बोल रहे हैं ना, है ना? यस। नाउ बिकॉज his parents were foreigner, but earlier the clause was that कि if you are just born in India between 1950 to 1987 you will be termed as Indian. अब 87 में रूल चेंज कर दिया इन्होंने, बोला कि ईदर ऑफ द पेरेंट हैज टू बी इंडियन, दोनों में से कोई भी जो है एक को इंडियन होना पड़ेगा। तो अब ये इंसान को क्या हम लोग 87 के बाद फॉरेनर डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि इसके तो दोनों पेरेंट फॉरेनर थे, ये तो 87 वाला क्लॉज मीट ही नहीं कर रहा, तो क्या इसको हम लोग फॉरेनर बोले? है ना? नहीं, इस इंसान को हम फॉरेनर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? आर्टिकल 10 के हिसाब से, आर्टिकल 10 के हिसाब से बोला है कि एवरी पर्सन हु इज और डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन, चाहे रूल में कितने भी चेंज आ जाए। एक बार आपको किसी भी लॉ के तहत इंडियन बोल दिया है ना, अब उस लॉ में चेंज भी हो गया तो आप इंडियन रहोगे। ठीक है ना? अब इस इंसान की क्या गलती है कि 87 में रूल चेंज कर दिया है, तो इसको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई थी और वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है ना? क्योंकि 2004 के बाद तो ये बोला कि दोनों पेरेंट इंडियन चाहिए। अब मान लो 87 से लेकर 2004 के बीच में किसी के फादर इंडियन थे, मदर फॉरेनर थी। ठीक है, फादर इंडियन बट मदर इज फॉरेनर। ठीक है, उस केस में वो इंसान को भी तो इंडियन बोल दिया गया है, वरना हमारे पप्पू भी फॉरेनर होते। पप्पू तो इस एज के बीच में, इस वाले पीरियड के बीच में बॉर्न हुए थे, तो जिसके कारण वो आज भी इंडियन है। क्योंकि अगर दोनों फॉरेनर, ये क्या बोलते, दोनों फॉरेनर, दोनों पेरेंट इंडियन चाह रहे होते तो फिर वो तो नहीं बनते। समझ में आ रही बात? यस। सो ये हो गया हमारा आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 के तहत अगर आपने वॉलंटरीली कोई दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लिया है तो आप इंडियन नहीं कहलाओगे। आर्टिकल 10 कहता है कि एक बार आपको इंडियन मान लिया गया है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं छीन सकती, भले ही लॉ में कितने चेंज आ जाए। आर्टिकल 11 ये कहता है, ये फालतू लॉ है, ठीक है, 11 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कहीं नहीं आएगा। ये है कि पार्लियामेंट के हाथ में सारा पावर है कि सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कोई भी लॉ में चेंज करना है तो टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं, प्रोविजन बनाने के कोई वो नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। नो स्टेट लेजिस्लेचर कैन डू एनीथिंग विथ रिगार्ड्स टू सिटीजनशिप, ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। Parliament shall have the power to make any provision with respect to acquisition or termination of citizenship and all other matters related to citizenship. No state legislature can do so. Clear? ओके। सो ये हो गए हमारे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, सो इससे हमारे बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे ये कवर हो गए। अब हमें सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को देखना है। सो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ब्रॉडली है क्या है? सो इट टॉक्स अबाउट two things: acquisition of citizenship, कि कैसे किसी इंसान को हम लोग सिटीजनशिप दे सकते हैं, एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, कि कैसे एक इंसान से हम लोग उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट या खत्म करवा सकते हैं। सो इट टॉक्स अबाउट एक्विजिशन, इट टॉक्स अबाउट टर्मिनेशन। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कैन बी डन इन 5 वेज। 5 तरीके से कर सकते हैं। वो 5 तरीके के एक्रोनिम है ब्रांड। ठीक है, बी फॉर बर्थ, R for registration, A for acquisition, N for naturalization, and D is descent. ठीक है ना?
अब बर्थ के बारे में मैं बता रहा था, बर्थ में भी अभी 3 पार्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, पहला पार्ट ये था कि आप सिर्फ इंडिया में जन्म ले लो, आपके पेरेंट्स कहीं के भी हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये 1950 से लेकर 1987 तक चला। ठीक है ना। उसके बाद 1987 से लेकर 2004 तक ये चला कि आपके ईदर ऑफ द पेरेंट जो है वो इंडियन रहे, इज द सेकेंड क्लॉज। उसके बाद 2004 के बाद ये हुआ कि बोथ द पेरेंट हैव टू बी इंडियन, तब जाकर आपका बर्थ अगर इंडिया में होगा तो आपको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है ना। सो ये है बर्थ। बर्थ में व्हाट इज कंपलसरी? इट इज कंपलसरी फॉर यू टू बी बोर्न इन इंडिया। इंडिया के सरजमीन पे अगर आप बर्थ लेते हो तभी आपको बाय बर्थ वो मिलता है, सिटीजनशिप मिलता है। उसमें 3 अलग अलग क्लॉजेस है। पहले पेरेंट का कोई मतलब नहीं था, उसके बाद दोनों में से कोई एक पेरेंट होने चाहिए थे, और अभी 2004 से लेकर अब तक दोनों पेरेंट इंडियन होने चाहिए, तब आप बर्थ से जो है इंडियन कहलाओगे। ठीक है ना। सो लेट्स से कि कोई बर्थ से नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर एक होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन वाले में अनडिवाइडेड इंडिया के लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलती। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के इंसान को रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री सिटीजन्स कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये नहीं कहा कि मैंने पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन से नहीं मिलेगा। हो सकता है नेचुरलाइजेशन से मिल जाए, हो सकता है डिसेंट से मिल जाए। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि एक से नहीं मिल रहा तो बाकी से भी नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा क्लॉज ये है कि अ पर्सन शुड हैव बीन बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, शुड हैव बीन, नहीं नहीं सॉरी, शुड नॉट हैव बीन बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, क्योंकि अगर वो इंडिया पे बॉर्न ही हो रहा है तो फिर तो बर्थ से ही हो गया ना। सो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न नहीं होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो, यूएस में बॉर्न हो, कनाडा में बॉर्न हो, इन सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। सो कंडीशन क्या रहता है कि दे हैव टू ऑर्डिनरीली रिसाइड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years। अगर वो कंटिन्यूअसली 7 साल तक इंडिया में रह रहे हैं तो फिर उनको रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाती है। ठीक है ना। समझ आ रहा है? अब ये कौन यूज करता है? अब मान लो कि मेल इंडियन है, ठीक है, और फीमेल जो है वो फॉरेन कंट्री की है। ठीक है, अब इन दोनों ने शादी कर ली है। अब इन दोनों ने शादी कर ली है तो फिर अब मेल इंडियन है तो फीमेल को भी इंडियन बनना है। अब उसके लिए क्लॉज ये है कि आप मिनिमम इंडिया में 7 साल रहिए। इंडिया में 7 साल रहने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म दिया जाएगा, फिर आप रजिस्टर करके इंडियन सिटीजन बन जाइए। ठीक है, तो जनरली वाइफ्स को दिया जाता है अगर हस्बैंड इंडियन है तो, या तो हस्बैंड्स को दिया जाएगा अगर वाइफ इंडियन है, हस्बैंड फॉरेनर है तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन मोस्टली उनके लिए यूज होता है। समझ में आ रहा है? ओके। एक्विजिशन किसके लिए है? एक्विजिशन है कि अगर इंडिया ने कोई फॉरेन कंट्री के लैंड को एक्वायर कर लिया है। लेट्स से मालदीव में हमारे इंडियंस इतने जा रहे हैं कि मालदीव की गवर्नमेंट कह रही है ये काम करो, ये तुम ही रख लो। ठीक है, हमारे कंट्री में हमारे से ज्यादा तो तुम्हारे लोग हैं, एक काम करो तुम ही रख लो। तो उन कंट्री ने ये इंडियन मतलब इंडियन को ये दे दिया। ठीक है, मतलब मालदीव्स हैव गिवन हैंड ओवर द सिटीजनशिप ऑफ दैट प्लेस टू इंडियंस। सो अब मालदीव जो है इंडिया का ही बन गया, पासपोर्ट वीजा भी नहीं लगेगा। अब वहां के जो सिटीजन होंगे, जो लोकलाइट्स होंगे, अब उनको भी तो हम लोग इंडियंस ही कहेंगे ना, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने वो एरिया को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, सिमिलरली जैसे सिक्किम को किया था, सिक्किम को जो हमने 1975 में एक्वायर कर लिया था, तो वहां पे जो लोग रहने वाले हैं आज उनको इंडियंस ही बोलेंगे ना। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। सो इफ वी हैव एक्वायर्ड एनी टेरिटरी, देन बाय डिफॉल्ट द पीपल ऑफ दोज टेरिटरी विल बिकम इंडियंस। क्लियर है? नेक्स्ट इज नेचुरलाइजेशन। व्हाट इज नेचुरलाइजेशन? अगर कोई इंसान, अब इसमें कहीं का भी हो सकता है, पाकिस्तान बांग्लादेश का भी हो सकता है, अगर कोई इंसान जो कि इंडियन ना हो लेकिन इंडिया में लास्ट 11 साल से रह रहा हो, पर्सन इज स्टेइंग इन इंडिया फॉर द प्रीवियस 11 years कंटिन्यूअसली। ठीक है, सो प्रीवियस 11 years से अगर कंटिन्यूअसली रह रहा है और उसको इंडिया इतना पसंद आ गया कि वो जाना ही नहीं चाहता अपने देश वापस, और वो कहता है मैं इंडिया में ही रहूंगा, तो 11 साल से अगर वो इंडिया में है, अब उसने यहाँ का भाषा सीख लिया है, यहाँ का कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, यहाँ की ट्रेडिशन उसने अडॉप्ट कर ली है, सो बाय नेचर वो अब इंडियन है। ठीक है ना। 14 years, नहीं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ।
सिक्किम के लोगों को एक्विजिशन से मिला था, इंडियन सिटीजनशिप एक्विजिशन से मिला था। ठीक है, वहां के लोगों को हम ये कहेंगे कि यू आर इंडियन बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है ना। सो नेचुरलाइजेशन क्या है, 11 ईयर से कोई अगर इंडिया में रह रहा हो, ठीक है, अ पर्सन इज स्टेइंग इन इंडिया फॉर 11 ईयर्स, देन ही कैन रजिस्टर, एंड आफ्टर दैट ही हैज टू स्टे। जब उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन किया ना, आफ्टर दैट ही हैज टू स्टे इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर अगेन। एक्विजिशन नहीं समझा, एक्विजिशन ये है कि ये है इंडिया का मेनलैंड, ये है कोई फॉरेन लैंड, यहाँ के गवर्नमेंट ने इंडिया को अपने लैंड को सौंप दिया, बोला कि तुम रख लो। कल को अगर श्रीलंका बोलती है हम बैंक करप्ट हो गए, ठीक है, ये जो एरिया है काम करो तुम रख लो, तो ये टेरिटरी अब इंडिया की हो गई है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको भी इंडियन बोलेंगे। सिंपल है। ठीक है, तो एनी फॉरेन लैंड इफ इट इज एक्वायर्ड बाय इंडिया, देन द सिंपल थिंग इज दैट द सिटीजन ऑफ दैट प्लेस विल आल्सो बिकम इंडियन। ठीक है, एक्विजिशन समझ में आ गया ना सबको। अब नेचुरलाइजेशन पे जाए। ओके, सो नेचुरलाइजेशन ये है, इफ अ पर्सन इज स्टेइंग इन इंडिया फॉर कंटिन्यूअसली 11 ईयर्स, 11 साल से वो इंडिया में है। ठीक है, 11 साल से इंडिया में रहने के बाद उसने इंडिया का कल्चर वगैरह सब अडॉप्ट कर लिया है। क्या ये कंपलसरी है? नहीं है। वो रह रहा है ना इंडिया में 11 साल से। अब उसने लैंग्वेज सीखा नहीं सीखा से गवर्नमेंट को मतलब नहीं है, 11 साल के नंबर से मतलब है। ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कि अभी इतने साल से रह रहा तो जनरली अडॉप्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, सो 11 साल से वो इंडिया में रह रहा था, अब उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। फॉर्म भरते ही इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जाती, उसको 1 साल और वेट करना पड़ता है। मतलब 11+1, 12 ईयर्स बाद उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। If he has completed 12 complete years in India, then at the end of 12 years he will be called as Indian citizen. Clear है? ओके, अब इसमें चेंज लाने की बात हो रही थी। ठीक है, इसमें चेंज लाने की बात हो रही थी कि इसको जो है 11 से बढ़ाकर 14 ईयर्स किया जाए। ठीक है, बट वो अभी तक हुआ नहीं। इट हैज नॉट हैपेंड सो फार। बिल पास हुआ था, एक्ट नहीं बना। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसेंट। डिसेंट का कंपलसरी कंडीशन ये है, द पर्सन शुड नॉट बी बोर्न इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि अगर वो इंडिया में बॉर्न होगा ही तो उसको तो बर्थ से मिल जाएगा। सो ये ऐसा है, लेट से अ इंडियन कपल, ठीक है, हैव माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू दुबई इन 1990। 1990 में एक कपल है, इंडियंस थे, वो दुबई में शिफ्ट हो गए। ठीक है, उधर अच्छा जॉब मिल गया, उधर चले गए। अब उनका बच्चा जो है दुबई में पैदा हुआ है। ठीक है, देयर सन और देयर डॉटर बॉर्न इन दुबई। ठीक है, अब इस इंसान को इंडियन सिटीजनशिप देनी चाहिए कि नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। सो आंसर इज यस, देनी चाहिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स इंडियन है। वो उधर बॉर्न हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, पेरेंट्स तो इंडियन है ना। सो पेरेंट्स इंडियन है, इसी को तो बोलते हैं डिसेंट, इज अ डिसेंडेंट ऑफ एन इंडियन, तो दैट इज व्हाई वी कैन गिव हिम द सिटीजनशिप। ठीक है ना। तो अब इसमें भी दो क्लॉज थे स्टार्टिंग में। ठीक है, 1992 तक ओनली इफ द फादर इज इंडियन, तो फिर जो है डिसेंट से किसी इंसान को सिटीजनशिप दे रहे थे। मतलब अगर मदर इंडियन है तो नहीं चलेगा, फादर इंडियन होने चाहिए। ऐसा 1992 तक था। ठीक है, फिर उसके बाद फेमिनिज्म बाहर आ गया। ठीक है, फिर कहा कि ऐसे कैसे, पापा इंडियन हो तो ही मिलेगा, मम्मी है तो उसका कोई भाव नहीं, क्या ऐसे थोड़ी होता है। तो 1992 के बाद, ठीक है, इसमें कर दिया ईदर ऑफ द पेरेंट शुड बी इंडियन, देन इफ द चाइल्ड इज बोर्न इन सम अदर कंट्री, देन ऑल्सो बाई डिसेंट ही कैन क्लेम इंडियन सिटीजनशिप। हाँ, इतना लेट रियलाइज हुआ। क्लियर है? ओके, सो ये हो गए हमारे ब्रांड के 5 एलिमेंट्स बाय विच वी कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, अब एक है आसाम अकॉर्ड। ना व्हाट इज आसाम अकॉर्ड? आसाम अकॉर्ड ऐसा है कि 1950 से लेकर 1960 के बीच में हमारा जो स्टेट ऑफ आसाम था,
विच शेयर्स इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। सो मेनी बांग्लादेशीज वेयर गेटिंग इनटू आसाम इलीगली। बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेशन हो रहा था आसाम के अंदर बांग्लादेशियों का, क्योंकि बांग्लादेश उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान था। वहां पे हिंदुओं को बहुत मारते थे, ठीक है ना, जिसके कारण ये बांग्लादेश छोड़ मतलब उस टाइम का पाकिस्तान छोड़कर आसाम में घुस रहे जा रहे थे। तो 1950 से 60 के बीच में से बहुत लोग गए। अब आसाम को क्या दिक्कत हुआ? आसाम को दिक्कत हुआ कि हम लोग एक छोटे से स्टेट है, ठीक है, हमारा खुद का कल्चर है, खुद का लैंग्वेज है, आसामीज लैंग्वेज एंड आवर ओन कल्चर। नाउ व्हेन मेनी बंगालीज आर कमिंग, ठीक है, बिकॉज बांग्लादेश इज लैंड ऑफ बंगालीज, व्हेन मेनी बंगालीज आर कमिंग, देयर लैंग्वेज इज गेटिंग मोर पॉपुलैरिटी। और हमारा जो लैंग्वेज है, हमारे खुद के स्टेट्स में हमारा लैंग्वेज जो है वो माइनॉरिटी बन रहा है। सो वी आर लूजिंग आवर कल्चर, we are losing our language, we are losing our identity. So because of that they requested government कि आप बांग्लादेशियों को निकालो। तो गवर्नमेंट में हाँ हाँ करते हैं कुछ, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास दूसरे इश्यूज है। बिकॉज 1960 में इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े इश्यूज थे सॉल्व करने के लिए। खाना नहीं था हमारे पास, ठीक है, उस टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर बहुत खराब था। उस टाइम पे कंटिन्यूस से पाकिस्तान अटैक किए जा रहे थे। 1962 में चाइना ने अटैक किया, ठीक है, 1965 में जो है पाकिस्तान ने अटैक किया, ठीक है। तो इंडिया जो है वॉर लड़ रही थी, यहाँ पे खाना नहीं था, ये सारे मसले सुलझा रही थी, तो आसाम की तरफ ध्यान ही नहीं गया, ठीक है। आसाम की तरफ क्या है कि किसी का ध्यान ही नहीं गया, ठीक है। तो बट फाइनली आसामियों जो है, जो आसाम के लोग थे, उन लोगों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया। सो इन द ईयर 1966 दे स्टेज अ बिग प्रोटेस्ट। तो काफी बड़ा उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है ना। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हम कुछ करते हैं, ठीक है, लेट्स डू समथिंग। बट उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। 1966 की बात है, उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। 1966 में क्यों हुआ ये? बिकॉज उस टाइम पे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। इफ यू रिमेम्बर, MS स्वामीनाथन जी ने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में किया था। तो खाने का जो समस्या था वो सॉल्व हो गया था, और पाकिस्तान के ऊपर का जो अटैक है वो भी सॉल्व हो गया था 1962 में, चाइनीज के, उससे भी हम बाहर आ गए थे। सो असामियों ने बोला अब तो तुम्हारे प्रॉब्लम खत्म हुए ना, अब तो हम पे ध्यान दो। गवर्नमेंट रुक जा रहे, इतनी क्या खाई है, रुक जा, ठीक है, रोक दिया। अब इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यूअसली होता ही रहा, होता ही रहा, होता ही रहा, होता ही रहा। तो फाइनली 1984 में वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुए आसाम में, ठीक है। 1984 में जो है आसाम में वॉयलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1985 में, ठीक है, उस टाइम पे राजीव गांधी जी जो है उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी वेंट टू आसाम एंड वहां पे जाकर उन्होंने साइन किया था आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड के तहत ऐसा डिसाइड हुआ था कि ठीक है, एक काम करो, 1950 से लेकर 1966 तक तुम्हारे कंट्री में जो भी मतलब तुम्हारे आसाम में जितने भी लोग घुस गए, अब उनका तो यार नहीं कर सकते कुछ। एक काम करो, उनको मान लो कि वो इंडियंस है, मान लो, बाय डिफॉल्ट मान लो, 1950 से लेकर 1966 के बीच में, ठीक है ना। 1966 से लेकर 1971 तक ये सब बातें कब हो रही है? 85 में बैठकर बात हो रही है। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ ये 85 में हुई थी। तो 1950 से 66 में जो भी घुस गया वो सब इंडियंस है, डायरेक्ट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। 1966 से लेकर 1971 तक जो भी घुसे हैं, इनको हम बोलेंगे तो फॉरेनर्स ही, ठीक है, विल कॉल देम फॉरेनर्स, विल नॉट गिव देम वोटिंग राइट। इनको जो है वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। हाउएवर, क्योंकि 1971 तक इनका देश आजादी नहीं था, ये पाकिस्तान था, इसलिए वहां के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए इन लोगों को हम लोग जो इंडियन सिटीजन तो नहीं मानेंगे, लेकिन इनको भगाएंगे भी नहीं। इफ दिस पीपल बिटवीन 66 टू 71 कंटिन्यू टू स्टे इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स लॉन्ग, अगर 66 वाला इंसान 10 साल रहता है, मतलब 76 आया 1976, तो 10 साल बाद उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। वैसे ही 1967 वाला इंसान 1977 आएगा, उसको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। उसके बाद वो फुल फ्लेज इंडियन है, ठीक है ना। मतलब 66 से 71 के बीच में भी जो आए हैं ना, बाय डिफॉल्ट वो भी इंडियन बनने ही वाले। उस टाइम पे नहीं माना था, 10 साल बाद माना। और ये बात कब की जा रही है? 85 में। अब 85 तक आधेतर लोगों ने अपना अपना 10 साल पूरा कर लिया है, आधेतर क्या, सब नहीं कर लिया है। 66 से 67 के बीच में 10 साल होता है, 67 से 77 के बीच में 10 साल होता है, 71 से भी 81 के बीच में 10 साल होता है, बराबर ना। मतलब इन सब लोगों को भी एक्चुअल में इंडियन बोल ही दिया था, ठीक है। तो फाइनली उन्होंने क्या कहा
कि anyone who has migrated to India after 25th of March 1971, क्योंकि 25th of March को बांग्लादेश आजाद हो चुका था, ठीक है ना। 25th of March 1971 बांग्लादेश आजाद हो चुका था। तो इस डेट के बाद अगर कोई इंडिया आ रहा है तो गलत है, क्योंकि अब तो तुम्हारे देश को आजाद कर दिया, अब रहो ना अपने देश में चुपचाप। तो इस डेट के बाद भी अगर कोई इंडिया में घुसा है तो उसको हम जो है पकड़ के वापस भेज देंगे, ठीक है ना। कब बात की थी? 1985 में। तो इसका मतलब क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एनी पर्सन बिटवीन 1950 टू 1971 हु एंटर्ड आसाम कैन लीगली बी कॉल्ड एज इंडियन? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? यस, क्योंकि उसके बाद आसाम अकॉर्ड के हिसाब से तो 25 मार्च 1971 के बाद वालों को फॉरेनर बोलना है, ठीक है ना। सो आपने कुछ समय पहले एनआरसी के बारे में सुना था? एनआरसी हुआ था आसाम में। तो आसाम में जो एनआरसी हुआ था वो पता है क्या हुआ था? 1985 में ऐसा कहा गया कि 1971 के बाद वाले जो भी लोग हैं इनको पकड़ के हम लोग वापस उनके देश में भेज देंगे। ये काम 2019 तक भी नहीं हुआ था। टिल 2019 दिस डिड नॉट हैपन। सो पीपल of 1970 who entered after 1971 also were staying in Assam। तो आसाम वाले लोग बोले कि यार एक तो हमने 1950 से 71 21 ईयर्स तक जो इलीगली घुस कर आए उनको तो मान लिया हम लोग कि चलो हमारे पास रहो, यार उसके बाद जो है उनको आपने भगाने की बात की, उतना तो भगाओ। तो आसाम वाले लोग जो है बहुत ज्यादा नाराज थे कि आपने अब तक कुछ नहीं किया है। तो बीजेपी की सरकार ने फाइनली जो है, अब इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, पूरा अब समझाने का समय नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने को अपना मेन टॉपिक पढ़ना है। तो शॉर्ट शॉर्ट में इतना समझो, कांग्रेस ने 2014 तक कुछ नहीं किया, ठीक है ना। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई उनके सर पे मार दिया गया कि भाई ये लो, बड़ा शौक है ना तुमको देश चलाने का, ये सॉल्व करो। अब 2014 से बीजेपी की सरकार लगी हुई थी, कंटिन्यूअसली इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर डाल रहा था कि कब कर रहे हो एनआरसी, कब कर रहे हो एनआरसी। अरे मजाक थोड़ी है, 71 से पहले इंडिया में आए हैं ये प्रूफ करना है लोगों को, वो भी कब? 2014, 15, 16, 17 में। मतलब ऑलरेडी इनका 40 इयर्स हो चुका है इंडिया में, ठीक है ना। सो आपको ये प्रूफ करना है कि हम लोग 1971 से पहले इंडिया में घुसे थे, क्योंकि अगर ये प्रूफ नहीं कर पाए तो ये मान लिया जाएगा कि आप 71 के बाद आए हो और आपको भेज दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट के लिए इतना आसान थोड़ी है, इतने पुराने डॉक्यूमेंट मिलेंगे भी क्या? आधे तो चूहे ने खा लिए होंगे। आसाम में कंटिन्यूअसली बाढ़ आते रहती है, ब्रह्मपुत्रा में बार बार बाढ़ आती है, आधे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही खो जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट बीजेपी हैड टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। तो 2019 में फाइनली उन्होंने एनआरसी लॉन्च की। एनआरसी में लोगों को ये प्रूफ करना था कि दे हैव एंटर्ड इंडिया बिफोर 25 मार्च 1971। हाउ कैन दे प्रूफ सो? तो प्रूफ करने के लिए एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए थे कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर ये तारीख दे दी गई है जो कि 25 मार्च 1971 से है, पहले है, तो आप इंडियन हो। तो ऐसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए थे। लेट से कि कोई कहता कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, तो ये कहा था कि भैया आप एक काम करो, 3 विटनेस ले आओ, 3 जान पहचान के लोग ले आओ जो ये बोल दे कि हाँ मैं इस इंसान को जानता हूँ, इस इंसान की फैमिली इंडिया में 1971 से पहले आ गई थी। अगर 3 विटनेस भी ला दिए तो भी हम मान लेंगे कि भैया आप इंडियन हो। इतना तक कर दिया था गवर्नमेंट। सो दिस इज एनआरसी। सो एनआरसी में हमने एक्चुअल में उसका एम क्या था, व्हाट वाज द एम ऑफ एनआरसी? एम वाज टू फाइंड आउट हु एंटर्ड इंडिया आफ्टर 25 मार्च 1971। इन लोगों को जो है कैद करके वापस रिपोर्ट कर देना था बांग्लादेश में कि जाओ तुम अपने देश जाओ। क्या ऐसा किया गया? यस, ऐसा किया गया, ठीक है ना। इनको पकड़ा तो गया, लेकिन इनको पकड़ने के बाद दोबारा भेजा नहीं गया। इनको पकड़ने के बाद क्या किया? आसाम में ही इनके लिए बहुत बड़े बड़े कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स टाइप के बनाए, एक बहुत बड़े एरिया में सब बिल्डिंग्स बनाई जिसके अंदर ये लोग रहने वाले। नाम के लिए कैंप है, इसके अंदर सारी सुविधा है, इसके अंदर इनके लिए हॉस्पिटल है, इसके अंदर इनके लिए मंदिर है, इसके अंदर इनके लिए स्कूल है, सब कुछ है, सिर्फ एक कंपाउंड के अंदर है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इनके तो मजे है। बांग्लादेशियों को पकड़ भी लिया, पकड़ने के बाद भी भेजा नहीं, उनको रख दिया उधर ही। और ये जो जगह है, ये आसाम के गवर्नमेंट को ही इसके लिए पैसे देने,
पता नहीं क्या फायदा हुआ। और उसके बाद क्या किया, अब क्यू का आंसर तो अमित शाह जी देंगे, अब हमें क्या पता, तो इनको उधर ही रख दिया गया। हाँ, अतिथि देवो भव, ठीक है। उसके ऊपर अब भी ये लोग क्या है, आर दे इंडियंस, दोज हु आर स्टेइंग ओवर देयर, आर दे इंडियंस लीगली? नो, दे आर नॉट इंडियंस, ठीक है। तो अब क्या किया गया, अब ऐसा हुआ कि CAA बिल लाया, ठीक है, CAA का बिल आया था, CAA बिल लाया, जिसमें कहा कि हमारे 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देश में 6 जाति के लोग, 6 जाति में हिंदू, ठीक है, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन, ये 6 जाति के लोग अगर इन 3 कंट्री को बिलोंग करे और वो इंडिया में 31 दिसंबर 2014 के पहले पहले आए हैं, बिफोर दिस डेट, ठीक है, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले इंडिया में आए हैं, चाहे वो इलीगली क्यों ना आए हो, ठीक है, उनको हम इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 6 वर्ग के लोग हैं ये मुसलमान नहीं है, तो ये 3 मुसलमान देश इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है, इसीलिए अगर वो हमारे कंट्री में, ठीक है, अत्याचार होता है, इसके वजह से भागकर आ गए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो हमारा कर्तव्य है कि इन्हें हम प्रोटेक्शन दें। अब देखा जाए तो ये जो आसाम में ये जो कैंप्स बने हैं ना, इन कैंप के अंदर ज्यादातर सब हिंदू ही है, ठीक है, जो कि बांग्लादेश में रह रहे थे, ठीक है। तो बांग्लादेश से ये लोग इंडिया में 1971 के बाद इलीगली आए हैं, अब इन सबको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ठीक है, दे दी जाएगी क्या, दे दी गई है। तो ये तो सबके सब 71 से पहले, मतलब 71 के बाद आए थे, तो इसका मतलब 2014 तो कब का हो गया, ठीक है, 2014 से तो बहुत पहले ही आए, इसका मतलब अब इसके अंदर सब लोग इंडियंस है, ठीक है ना। कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, सो वी हैव कवर्ड सिटीजनशिप्स टुडे, ठीक है, आज हमने सिटीजनशिप खत्म किया। कल जो है हम लोग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP ये पढ़ेंगे।